तुम्हारी बेटी सांवली है, तुम जल्दी से शादी कर लो, नहीं तो ज्यादा उम्र होगा तो इसका शादी नहीं हो पाएगा। डॉक्टर से दिखाने के बाद वहाँ पता चला कि ये माँ नहीं बन सकती। मैं तो उसी टाइम, जब वंश नहीं होगा तो इसको रख के क्या करना है, तुम इसको हटाओ। 15 साल के बाद जब इंटर का एग्जाम दी और फर्स्ट डिवीजन से पास, पूरे गांव में खलबली मच गया, क्योंकि फर्स्ट लेडी हम ही थे जो पीएचडी कर रहे हैं। मैं बिजनेस करती हूँ। मैंने बचपन से ही औरतों को प्रताड़ित होते हुए देखा है, कभी समाज में और खुद अपने घर में भी। आखिर समाज में लड़कियां इतनी क्यों प्रताड़ित की जाती हैं? लड़के कुछ भी ना करे फिर भी वो लड़के होते हैं, लेकिन लड़कियां सारे काम, पढ़ाई लिखाई, घर के काम काज, बच्चे, सारे चीज संभालते हुए भी वो बुरी हो जाती हैं। उन्हें समाज में कोई स्थान नहीं दिया जाता है, न पढ़ाने की जरूरत होती है और ना ही इज्जत नहीं मिलता है। पुरुष पुरुष है, महिला महिलाएं हैं। मैंने हमेशा यही सोचा कि आखिर ऐसा क्यों होता है, लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो लगा कि नहीं, ये शिक्षा का और आत्मनिर्भर होने पर ये सारी चीजें कुछ खत्म हो सकती हैं। मेरी भी जर्नी कुछ इसी तरह है। मैंने भी अपनी शादी के बाद अपने सपने को पूरा करने का सोचा। इसके लिए मुझे बहुत ही मेहनत करनी पड़ी, स्ट्रगल करने पड़े। और शादी के पहले भी मेरे साथ बहुत कुछ ऐसी घटनाएं घटी। जब भी आसपास में देखती थी तो इधर मारपीट महिलाओं के साथ, उधर मारपीट। मेरे खुद घर में चाची के साथ भी ऐसे होता था, मेरी माँ के साथ भी ऐसे होता था। मेरी माँ की 3 बेटियां थी, एक भाई थे। भाई तो बहुत अच्छे से रहता था, कुछ भी करे, लेकिन बेटी अगर कुछ भी कर दे तो माँ को सुनाया जाता था। और सबसे बड़ी बात, बेटियां तो अभिशाप होती ही है गांव में, लेकिन इसके साथ साथ अगर बेटी सांवली हो जाए तो उससे दुर्भाग्य की कोई बात नहीं होती। और वही मेरे साथ हुआ। मैं तीनों बहन में सबसे सांवली थी, जिसके कारण मैं समाज में भी और घर में भी बोलते थे कि अरे फलनवा, ये तुम्हारी बेटी सांवली है, तुम जल्दी से शादी कर लो, नहीं तो ज्यादा उम्र होगा तो इसका शादी नहीं हो पाएगा। 14-15 साल की जब मैं हुई तो सभी ने बहुत प्रेशर दिया। तो मेरे पापा लड़की देखने लगे। जब तक मैं मैट्रिक कर ली तो लड़के देखने लगे और एक गरीब परिवार में जैसे तैसे शादी कर दिया, क्योंकि वो सांवली थी तो शादी कर दिए, गंगा नहा लिए। यहाँ तो होता गांव में ना कि बेटी को शादी कर दिए और गंगा नहा लिए। एक बार भी नहीं पूछा गया कि बेटी तुमको करने का कुछ मन है, आगे पढ़ने का मन है, ऐसा कुछ भी नहीं। 1999 में मेरा शादी हुआ था। उस समय बेटियों को कोई हक नहीं था कि अपने आप कुछ बोल सके, कुछ इच्छाएं रख सके। नहीं, मैंने भी चुपचाप शादी कर लिया। शादी के बाद वहां भी सास बहू का जो ये होता है वो चलने लगा। कभी कुछ का दिक्कत, कभी कुछ का दिक्कत। मेरे हस्बैंड पढ़े लिखे तो थे, लेकिन कुछ करते नहीं थे। लेकिन कुछ दिन के बाद उनको 1500 का जो नियोजित शिक्षक का होता है उसमें उनका हो गया। किसी तरह घर चल रहा था, झगड़े के साथ ही चल रहा था। मेरी सास हमको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। 2-3 साल ऐसे ही बीत गए, लेकिन मेरे साथ कोई बच्चा नहीं हुआ था। मेरी सास बोलती थी, बांझ है, इसको छोड़ दो। मेरे हस्बैंड पर दूसरी शादी का बहुत प्रेशर होने लगा और इसी दौरान भगवान ने मेरी सुन ली। मेरी सास का पहला बेटा था और मेरी बेटी हुई थी, तो बोले कि अरे ये बेटी हुई है तो घर में खर्च बढ़ गया है, इसको हटाओ, ये नहीं रहेगी, इसको मायके भेजो, कुछ टाइम वहीं रहेगी। फिर 2-3 साल ऐसा ही बीतने लगा। फिर झगड़े, लड़ाई, बार बार मैं मायके चली जाती थी। बार बार मुझे मारपीट करके मायके भेज दिया जाता था। मेरे हस्बैंड कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि थोड़े वो ना बहुत संस्कारी थे, अपने माँ बाप को कभी इंसल्ट नहीं करना चाहते थे। उनको समझ में नहीं आता था कि मैं माँ की तरफ बोलूं या फिर पत्नी की तरफ बोलूं। फिर 3-4 साल होने के बाद मेरा बच्चा फिर दोबारा नहीं रहने लगा, तो इसमें भी सुनना पड़ा। धीरे धीरे 5 साल बीते मेरे, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो डॉक्टर से दिखाते हैं। डॉक्टर से दिखाने के बाद वहां पता चला कि ये दोबारा माँ नहीं बन सकती है। मैं तो उसी टाइम अच्छा नहीं लगा, बहुत खराब लगा। और मैं पटना के महावीर स्थान पे गई और वहां पे भगवान जी से बोला कि ऐसे तो मेरे घर में कोई दिल से नहीं लगाते हैं और अब तो लगता है कि और भी मेरा खराब स्थिति होने वाला है। लेकिन मेरे पति ने मेरा साथ दिया।
बोला जाने दो, एक ही बेटी है, इसे मैं अच्छा से रखूंगा, पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन घर का प्रेशर तो घर का प्रेशर ही होता है। बोले कि नहीं, अब जब वंश नहीं होगा तो इसको रख के क्या करना है, तुम इसको हटाओ। हमारे ससुराल वाले सोचे कि चलो ये पत्नी का सपोर्ट करता है तो इसको भी घर से बाहर निकाल दे, और हम लोग दोनों को निकाल दिया गया। निकाल देने के बाद हम लोग एक रूम के किराए में हम लोग रहने लगे। उस समय हम लोग को बहुत स्थिति खराब हुई, खाने का दिक्कत। मेरी बच्ची तब तक 2-3 साल की हो गई थी, तो खाने का दिक्कत भी होता था, रहने में हर चीज परेशानी। लेकिन हम लोग कभी भी किसी को दिखावा नहीं करते थे कि हमको ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, कुछ भी नहीं। और सबसे अच्छी बात है कि जब वो 1500 एक साल के बाद 6000 या 5000 जो भी मिलता था, तो हम लोग सेलिब्रेट करते थे कि चलो आज ये अच्छा खा लेते, फिर तो हम लोग को वही दिन देखना पड़ेगा। और हम लोग बहुत अच्छा से निभाते थे। ऐसे हम लोग एक साथ दोनों जर्नी फेस किए, पति पत्नी। लेकिन पढ़ाई के नाम पे मेरे हस्बैंड कभी मेरे लिए तैयार नहीं थे। बोलते तुम क्या करोगे पढ़ के, अब इसको संभालो, इसको पढ़ाओ। थोड़ा सा वो समाज के रूप में आ जाते थे कि नहीं, ज्यादा पढ़ लेगी मेरे से तो आगे हो जाने के बाद हमको नहीं समझेगी, कुछ और करेगी तो फिर नहीं मेरे बात को मानेगी। तो फिर धीरे धीरे हम भी चुप हो गए, नहीं बोले, और सोचे कि चलो बच्ची पे ही अपना मतलब जो शौक है वो पूरा करते हैं। जब वो उसको पढ़ाते थे तो हम भी पढ़ते थे। जब उसका एग्जाम होता था तो हम याद करते थे, उसको याद करवाते थे। रात रात भर उसके साथ हम जगते थे। इससे मेरा भी पढ़ाई थोड़ा अच्छा हो गया, जो छूटा हुआ था अच्छा हो गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, बाइक से पीछे गाड़ी मार दिया तो एक्सीडेंट हो गया। कोई साथ देने वाला नहीं था, माँ बाप, मेरे मायके में भी नहीं, मेरे ससुराल वाले भी नहीं, ननद, कोई भी नहीं। अकेले पड़ गई थी उस समय में। फिर उस टाइम मेरे लिए था कि ये अच्छा मौका था कि मैं पति को समझा सकूं कि अगर मैं पढ़ाई आगे कंटिन्यू करूं तो शायद हमारी आर्थिक स्थिति कम हो जाए, की जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी। उसके बाद वो फिर भी बोले कि नहीं, लेकिन मैंने बार बार समझाया। और मेरी एक जीविका दीदी थी, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। उन्होंने बहुत समझाया कि बताइए आप आज बेड पे हैं तो कितने पैसे कमा रहे हैं, अगर पत्नी भी कुछ करेगी तो कुछ ठीक हो जाएगा ना, किसी के मोहताज नहीं रहोगे। 4000 5000 इससे मांगना, इससे कर्ज लेना, उससे अच्छा जीविका में अपनी वाइफ को जोड़ दीजिए, उससे लोन मिलेगा, बिजनेस स्टार्ट करिए, आपका भी अच्छा होगा और ये भी एंगेज रहेगी, और बेटा बेटी का जो ताना मिलता है उससे भी मुक्ति मिले। क्योंकि जब बेटी के बाद बेटा नहीं होता है तो जो ताने मिलते हैं उससे मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। इसीलिए मैं पढ़ना चाहती थी। लेकिन धीरे धीरे ये बात मेरे पति को समझ आई, और जीविका दीदी ने मुझे जीविका में जोड़ करके मुझे कुछ पैसे दिए, जिससे मैं पीतल का बर्तन बनता है उसमें मैंने इन्वेस्ट किया। 15 साल के बाद, जो 15 साल हम कभी पढ़ने के लिए नहीं सोचते थे, बोलते थे कि पढ़ेंगे, लेकिन हमने छोड़ दिया था उम्मीद कि अब मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। 15 साल के बाद जब इंटर का एग्जाम दिए और फर्स्ट डिवीजन से पास हुई, जब मेरे पीएचडी की जब फॉर्म आई थी तो बोले कि तुम नहीं निकल पाओगी, तुम पढ़ती कब हो, कब निकलोगी, नहीं पास हो पाओगी। मैंने बोला फॉर्म भरना चाहते हैं, भर दीजिए। बोले नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, नहीं भरो। मैंने एक दोस्त से पैसा लिया 2000, और उससे मतलब चोरी छुपे मैंने फॉर्म भर दिया। और मेरा ये जो एग्जाम का है सासाराम पड़ा, तब अचानक उनको बताना पड़ा कि मेरा पीएचडी का एग्जाम है। बोले तुम फॉर्म कब भरी, जब हम मना किए तो क्यों भरी? बोले कि हम बोले कि भर दिए थे, अब तो भर दिए तो पैसे वेस्ट हो जाएंगे ना, जाके देख लेते एक बार एग्जाम देख के, हो सके निकल जाए। तो मैं अकेले गई थी फ्रेंड के साथ, मेरे हस्बैंड नहीं गए थे। बोले मेरे पास टाइम नहीं है, तुम जाओ, तुम भरी हो तो तुम खुद ही जाओ। मैं अकेले गई और रिजल्ट मेरा आ गया। तो उनको शौक पूरा था कि वो कैसे कब पढ़ी कि वो पास हो गई, क्योंकि 2 पेपर होते हैं, एक जनरल होते हैं और एक सब्जेक्टिव जैसा होता है। फिर धीरे धीरे उसके बाद ये ऑप्शन आने लगे कि नहीं अब पीएचडी कर ली। पूरे गांव में खलबली मच गया, क्योंकि फर्स्ट लेडी
हम ही थे जो पीएचडी कर रहे हैं। उसके बाद फिर पूरे गांव में कि तुमको छोड़ देगी, ये करेगी, वो करेगी, तुम उसको पढ़ाई से छुड़वा दो, 15 लाख खर्चे होंगे, 20 लाख खर्चे होंगे, एडमिशन में तुम्हारा 1 लाख खर्चा होगा। फिर मेरे घर में पूरा बात बंद, एकदम गुमसुम, ना खाना पीना, कुछ भी नहीं, कोई बात पे चिड़चिड़ा। मैंने पूछा कि ये क्या बात है, तो कि नहीं तुम पढ़ाई छोड़ दो, पीएचडी नहीं करना है, बहुत पैसे लगेंगे। बोले नहीं लगेंगे, आप करनी तो दीजिए। बोले नहीं, कभी थोड़ा सा खाने में लेट हो गया या फिर कहीं कुछ, तो अचानक से मतलब खाना फेंक देना, मतलब कि जो माइंड में समाज ने डाला था ना, वो घर कर गया था। उनकी वजह से कोई बात नहीं करते थे मेरे से। और उसके साथ साथ एक कहानी भी अभी ज्योति मौर्य की जो आई है ना, वो और उसमें क्या बोलते हैं, जो घी का काम कर गई। फिर इसको संभालना मेरे लिए, मैंने छोड़ दिया कि अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगी, जब घर परिवार ही नहीं रहेगा तो अब मैं छोड़ देती हूँ। फिर मेरे फ्रेंड ने बोला कि नहीं, दोस्त लोग थे, बोले नहीं वो ठीक हो जाएंगे, अपना बिहेवियर ठीक रखो और जैसे चल रहा चलने दो। उसके बाद एडमिशन भी हुआ तो मात्र 2000 लगे, जो 2 लाख के उन्होंने माइंड में रखे थे कि 2 लाख, 2000 लगे एडमिशन करवाने में। तब उनका माइंड चेंज हुआ कि नहीं, कम पैसे में भी हो सकते हैं। उसके बाद बिजनेस करने के साथ साथ मेरा जो है वो सीएसपी मिला, मेरा बैंक का। बैंक में भी बैठते हैं, मेरे हस्बैंड का जो जॉब था अभी तो 40,000 का हो गया है, पहले जॉब उस समय नहीं था, 1500 4000 इस तरह मिलता था, धीरे धीरे अभी तो है। लेकिन फिर भी मैं वो पहला बिजनेस जो मेरा बर्तन का था अभी तक नहीं छोड़ी। और अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ और मेरी बेटी ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएससी का तैयारी भी कर रही है। और ऐसा नहीं है कि एक महिला जब सोच ले तो नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, जब वो सोच ले तो वो हर मुमकिन काम कर सकती। जैसे कहते हैं कि मन के जीते जीत, मन के हारे हार। इसलिए मैं सारे ग्रामीण महिला और समाज के सारे लोग को यही मैं संदेश देना चाहती हूँ कि अगर मन में कोई काम करने का इच्छा है तो आप अपने मन को दबाइए मत, उसको रखिए और अपने में जज्बा रखिए और करने की कोशिश करिए। मैं अभी सारे बिजनेस, जैसे मेरे पति नियोजित शिक्षक है, मैं बिजनेस करती हूँ, सीएसपी का मिला के 40,000 से लगभग 60,000 मेरा इनकम होता है। और मैं बहुत पहले से, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई है और मैं पढ़ भी रही हूँ और मेरी बेटी भी पढ़ रही है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपनी बेटियों को घर पे ना रख करके उसको आगे बढ़ने दें, उसको कुछ करने दें। किसी से पूछा गया वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, किसी ने बोला अपने पैरों पर खड़ा होना, तो किसी ने कहा खुद के फैसले खुद से लेना, जिसका एक ही मतलब है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। ये मैसेज उन सभी महिलाओं के लिए है जो फैमिली और फाइनेंशियल चुनौतियों के बाद भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हैं। अगर आप चाहती हैं तो सब कुछ संभव है, पर जरूरत है तो सिर्फ आपके जुनून की, आपके डिसीजन की और जोश की। हमें पता है हम काबिल हैं, पर घरेलू काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों ने हमें इतना जकड़ा हुआ है कि खुद के सपने पूरे करने का कभी मौका ही नहीं मिला। तो आइए अपने हालातों को हराकर जुड़ते हैं जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन कोर्स के साथ। ये कोर्स उन सभी काबिल औरतों के लिए है जो घर पर बैठकर काम करना चाहती हैं और महीने के महीने एक इनकम अर्न करना चाहती हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए। अब खुद को रोकने का नहीं बल्कि आगे बढ़ने का समय है। पर कैसे, ये जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।